ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। एआईएडीएमके के समर्थन से असहज हुई कांग्रेस। चिदंबरम बोले टीवीके को किसी सहारे की जरूरत नहीं। नीट पर केंद्र सरकार को घेरा। दिल्ली में आज से शुरू होगी ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। जयशंकर करेंगे अध्यक्षता। बैठक में वैश्विक तनाव, क्षेत्रीय मुद्दों और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की उम्मीद। मानहानि मामले में राहुल गांधी की जबलपुर हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई। 2018 के पनामा पेपर्स भाषण से जुड़ा है विवाद। कार्तिकेय चौहान की याचिका पर होगी बहस। असम पुलिस ने बीते दिन पवन खेड़ा से 10 घंटे की पूछताछ। आज फिर बुलाया। खेड़ा ने कहा था सीएम हेमंता की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को फिर मिला 1 साल का विस्तार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जताया था ऐतराज। केरल कांग्रेस के विधायक दल की अहम बैठक आज। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। बैठक से पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से की मुलाकात। मुंबई में महंगी हुई सीएनजी। अब 84 रुपए किलो मिलेगी गैस। ऑटो का किराया बढ़ने के आसार। यूपी में आंधी तूफान से मची तबाही। 50 से ज्यादा लोगों की गई जान। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करने की उठाई मांग। जालंधर बीएसएफ कैंप के बाहर आईईडी ब्लास्ट मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पंजाब का रहने वाला है आरोपी। गुजरात के सुरेंद्र नगर में टैंकर से टकराई बस। आग लगने से 4 की गई जान, 10 लोग घायल। चीनी दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से की मुलाकात। कहा दोनों देशों के बीच संबंध पहले से कहीं बेहतर होने वाले हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और लड़ाकों के बीच हुई मुठभेड़। मेजर समेत 5 सैनिकों की गई जान। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सीक्रेट यूएई यात्रा पर भड़के अब्बास अरागची। यूएई को धमकाया। कहा इजरायल से सांठगांठ पड़ेगी महंगी। बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर एक बड़ी बांध निर्माण परियोजना को दी मंजूरी। भारत के फरक्का बैराज के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है इसका मकसद। पीएम रहमान की अध्यक्षता में ईसीएनईसी ने पहले चरण को दी मंजूरी। रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रही जंग। बीती रात रूस ने यूक्रेन पर दागे 800 ड्रोन। कई क्षेत्रों में मची तबाही, 6 लोगों की गई जान। चीनी की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। सितंबर तक एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जारी की अधिसूचना। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़े अमूल दूध के दाम। मदर डेयरी ने भी बढ़ाए दाम। आज से लागू होंगी नई कीमतें। होर्मुज नाकाबंदी से नहीं होगी दिक्कत। गहरे समुद्र वाली गैस पाइपलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है भारत। 40,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है प्लान। गुजरात में बढ़ा नारियल उत्पादन। 20% की हुई बढ़ोतरी। वार्षिक उत्पादन लगभग 26 करोड़ नारियल होने का है अनुमान। आंध्र प्रदेश को केंद्र से 2,432 करोड़ की मदद। राज्य सरकार के साथ संशोधित भारत नेट कार्यक्रम के तहत हुआ समझौता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2023 को इस कार्यक्रम को दी थी मंजूरी। महाराज संभाजी भूले अतीत शत्रु अधीर जब चलते थे महाराज संभाजी। हर खंजर भर ज्वाला अंदर हवा से घोड़े उड़ते थे। मृत्यु कर देता ढवरण में जब मर्द मराठा लड़ते थे। चिंगार सनातन की गूंजी और ध्वज केसरी लहरे थे। अखिलेश आए और घर में सिसकियों का शोर गूंज उठा। पति का पार्थिव शरीर सामने पड़ा था और जैसे ही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव घर पहुंचे, पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियां खुद को संभाल नहीं पाई। कोई पिता के चेहरे को आखिरी बार निहार रहा था तो कोई मां से लिपटकर फूट फूट कर रो रहा था।
कभी हंसते खेलते इस परिवार पर अब ऐसा दुखों का पहाड़ टूटा जिसने हर आंख नम कर दी। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की अचानक मौत ने सिर्फ एक राजनीतिक परिवार को नहीं बल्कि एक पत्नी से उसका जीवन साथी और 2 मासूम बेटियों से उनके पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया। दरअसल लखनऊ के सिविल अस्पताल के बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक परिवार की दुनिया बिखर चुकी थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई और अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ 38 साल की उम्र में उनकी अचानक मौत ने राजनीति से लेकर परिवार तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। कभी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के लिए पहचाने जाने वाले प्रतीक आज सफेद चादर में लिपटे हुए थे और उनके पार्थिव शरीर के पास बैठी पत्नी अपर्णा यादव और दोनों बेटियों की चीखें हर देखने वाले की आंखें नम कर रही थी। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसे जितेंद्र वर्मा ने शेयर किया, जिनके बायो में जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हरदोई और राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी लिखा है और वीडियो के कैप्शन में ये लिखा गया कि अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर लखनऊ स्थित उनके आवास पर लाया गया। पत्नी अपर्णा यादव भी असम से वापस आ गई है। अब वही इस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस वीडियो को झूठा और फर्जी करार दिया है। इनफैक्ट एक यूजर ने तो ये भी लिखा है कि ये पुलिस विभाग की वीडियो है, वहाँ सिपाही की मृत्यु हो गई है। दरअसल बुधवार की तड़के अचानक प्रतीक यादव की तबीयत बिगड़ गई। घर में उस वक्त सिर्फ प्रतीक, उनकी 2 बेटियां और घरेलू स्टाफ मौजूद थे। पत्नी अपर्णा यादव असम में थी, जहां वो हिमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गई थी। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से प्रतीक डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और दिल से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अपर्णा को रात भर उनकी तबीयत को लेकर चिंता बनी हुई थी। अपर्णा लगातार फोन पर घर वालों और करीबी लोगों से कांटेक्ट में थी। उन्होंने एक ज्योतिषी को भी फोन कर घर जाकर प्रतीक की हालत देखने को कहा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह होते होते सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुबह करीब 6 बजे अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उन्हें लेकर लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डीसी पांडे के मुताबिक जब प्रतीक को अस्पताल लाया गया तब उनकी पल्स पूरी तरह डाउन थी और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये खबर जैसे ही बाहर आई पूरे यादव परिवार में मातम छा गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और तमाम नेता अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। इसके बाद प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराया गया। शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के चलते कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताई गई। डॉक्टरों के मुताबिक ये ऐसी खतरनाक स्थिति होती है जब शरीर में बना खून का बड़ा थक्का फेफड़ों की धमनियों तक पहुंच जाता है और ब्लड फ्लो रोक देता है। इससे अचानक दिल और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि प्रतीक लंबे समय से पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके शरीर में खून के थक्के जमने की समस्या थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत और हार्ट पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। डॉक्टरों को शरीर पर 6 चोटों के निशान मिले हैं। इनमें कुछ निशान 7 दिन पुराने बताए गए, जबकि कुछ हाल के। विसरा और हार्ट को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है ताकि ये पूरी तरह स्पष्ट हो सके कि मौत सिर्फ बीमारी से हुई या इसके पीछे कोई और वजह थी। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हाईकोर्ट के किसी पूर्व जज से जांच कराने की भी मांग की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक दृश्य तब सामने आया जब अपर्णा यादव असम से लखनऊ लौटी। जैसे ही वो घर पहुंची, दोनों बेटियों से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। फिर जब वो प्रतीक के पार्थिव शरीर के पास पहुंची तो कुछ देर तक एकटक उनका चेहरा देखती रही। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कभी राजनीति से दूरी बनाकर रखने वाले प्रतीक यादव आज अपने पीछे ऐसा खालीपन छोड़ गए थे जिसे भर पाना शायद आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी भाई को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस से लेकर आवास तक हर जगह अखिलेश बेहद भावुक नजर आए। डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री सुरेश खन्ना समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव और परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। प्रतीक यादव की जिंदगी हमेशा राजनीति की चकाचौंध से अलग रही। मुलायम सिंह यादव के बेटे होने के बावजूद उन्होंने राजनीति में आने के बजाय बिजनेस और फिटनेस की दुनिया चुनी। लखनऊ में जिम चलाते थे। फिटनेस फ्रीक और बॉडी बिल्डर के रूप में उनकी अलग पहचान बनी। साल 2011 में उन्होंने अपर्णा यादव से लव मैरिज की।
दोनों की जोड़ी को हमेशा एक खुशहाल परिवार के रूप में देखा गया, लेकिन अब अचानक आई इस मौत ने उस परिवार को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। अब परिवार ने उनके अंतिम संस्कार का समय भी तय कर दिया है। गुरुवार सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर आवास से निकलेगा और 11:30 बजे लखनऊ के भैंसा कुंड स्थित वैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये जानकारी अपर्णा यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने लिखा, अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है, पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र एवं हम सभी के प्रिय प्रतीक यादव जी का अंतिम संस्कार कल प्रातः 11 बजे वैकुंठ धाम भैंसा कुंड में संपन्न होगा। इस दुखद घड़ी में आप सभी की गरिमामय उपस्थिति प्रार्थनीय है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि आखिर एक ऐसा इंसान जो फिटनेस को अपनी जिंदगी मानता था, जो खुद को मजबूत रखने की मिसाल माना जाता था, वो इतनी कम उम्र में जिंदगी की जंग कैसे हार गया? शायद इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां शरीर से पहले इंसान की सांसों को चुपचाप खोखला करना शुरू कर देती है और जब तक लोग समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 14 मई 2026 आप सभी को गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। बन के तेरा सेवक तेरे द्वार पे रहूं, सर को मैं झुकाऊं, पूजा तेरी करूं। अहमदाबाद में 1 करोड़ के आभूषण चोरी। ज्वेलरी शोरूम की सेल्स गर्ल का कारनामा। जेवरात चोरी के सबूत सीसीटीवी में कैद। इमरजेंसी बताई, जेवरात लेकर फरार हुई। इस महिला की भोली भाली शक्ल पर मत जाइएगा। इस पर अहमदाबाद में एक ज्वेलरी शोरूम से 1 करोड़ 11 लाख के जेवरात चोरी करने का आरोप है, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। इस सीसीटीवी में देखिए, दुकान के अंदर एक महिला और एक लड़का दिखाई दे रहे हैं जो जेवरात से भरे ट्रे दुकान के अंदर ठिकाने लगा रहे हैं। इसी बीच लड़का महिला के करीब जाकर बैठ जाता है। दोनों आपस में बात करते हैं। तभी महिला बहाना बनाकर उसको अपने से दूर कर देती है। यहाँ तक सब कुछ सामान्य था। उसके बाद ज्वेलरी शोरूम में काम करने वाली महिला हर्षिदा शेट्टी ने अपना असली रंग दिखाया। तस्वीरों को थोड़ा ध्यान से देखिए। ज्वेलरी ट्रे की जांच की जा रही है। इन्हीं ट्रे से महिला ज्वेलरी भी निकाल रही है। उस पर चोरी का शक ना हो, उसके लिए आसपास देख भी रही है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। यह पुख्ता होने के बाद सामने बैठे शख्स को बातों में उलझाकर पहली बार हर्षिदा शेट्टी ज्वेलरी को अपनी जेब में रखती है और उसके साथ ज्वेलरी ट्रे एक तरफ से दूसरी तरफ करती है। ऐसा ही दोबारा फिर से हर्षिदा शेट्टी करती है। वो ज्वेलरी ट्रे से आभूषण निकालती है और फिर से अपनी जेब में रख लेती है। ऐसा वो 1 या 2 बार नहीं करती, बल्कि वो ज्वेलरी शोरूम मालिक को चूना लगाने का मन बनाकर आई थी, बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ। देखिए ना, इस तस्वीर में महिला चुन चुन कर ज्वेलरी निकाल रही है और किसी को शक ना हो इसलिए चेहरे पर भाव भंगिमा सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही है। काम ऐसे कर रही है जैसे उसका रोज का काम है। अब इस तस्वीर को और ध्यान से देखिए, जिसमें बहुत साफ दिख रहा है कि महिला ज्वेलरी ट्रे से ज्वेलरी निकाल रही है और उसके बाद ज्वेलरी को अपनी जेब में भर लेती है। उसके बाद कुछ और ज्वेलरी की तलाश करती है और फिर से ज्वेलरी निकालकर अपनी पैंट की जेब में डालती है और उस डिब्बे को अपनी जगह पर लगा देती है। ऐसा करने के बाद ज्वेलरी ट्रे लड़के की तरफ बढ़ा देती है। यह सिलसिला यही नहीं रुकता। अब इस तस्वीर को देखिए, जो दुकान के अंदर रखी ज्वेलरी के ट्रे दूसरी जगह से निकालती है और फिर उनको एक एक करके देखती है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी मतलब की चीज मिली, वो उसे देखने के बहाने ट्रे से निकाल लेती है
उसमें कुछ को ट्रे में वापस रखती है और कुछ को अपने ही हाथों में लिए रहती है। सामने वाले का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातचीत करती है और अपना काम भी दिखाती है। इस बीच महिला ज्वेलरी निकालकर अपनी जेब में डाल लेती है। ऐसा करके हर्षिदा शेट्टी ने करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए के सोने के आभूषण चोरी किए और इमरजेंसी काम बताकर करीब 4:30 बजे ज्वेलरी शोरूम से निकल गई। इसका खुलासा तब हुआ जब 11 मई की शाम 5 बजे एक ग्राहक को आभूषण दिखाने के लिए ट्रे निकाली गई तो उसमें सोने की ज्वेलरी कम थी, जिसके बाद शोरूम संचालक ने जांच कराई तो पता चला कि उनके ही कर्मचारी हर्षिदा शेट्टी ने उनको चूना लगा दिया। फिलहाल ज्वेलरी कारोबारी ने निकोल थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें हर्षिदा शेट्टी पर आरोप लगाया गया है कि उसने सोने की चेन, लकी अंगूठियां, घड़ियाल, बुट्टी, मंगलसूत्र और पेंडल चोरी किए हैं, जिनका वजन करीब 1211 ग्राम से ज्यादा है और उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। फिलहाल इन तस्वीरों के सामने आने और एफआईआर दर्ज होने के बाद निकोल पुलिस हर्षिदा शेट्टी की तलाश में जुटी है। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और सीसीटीवी की जांच की जा रही है ताकि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तमिलनाडु के सीएम विजय ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के साथ ही साफ कह दिया था कि 13 मई तक उन्हें विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। इसलिए विजय विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाए थे और ये तय माना जा रहा था कि विजय आसानी से बहुमत साबित कर देंगे, क्योंकि डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। इसलिए विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही डीएमके के सभी 57 विधायकों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। लेकिन खेल बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ हो गया। एक तरफ विजय का समर्थन करने वाले सभी विधायक एकजुट रहे और सभी 119 विधायक जो विजय का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा था। जिन्होंने राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा था, उन सभी ने सरकार के पक्ष में वोट डाला। लेकिन विपक्ष के किसी भी दल के सभी विधायकों ने विरोध में वोट नहीं डाला। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि वो विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी, लेकिन पार्टी के विधायक ने विजय के खिलाफ वोट देने से इनकार कर दिया और वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जो बीजेपी को बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी की दूसरी सहयोगी पीएमके ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसके 4 विधायक हैं, जबकि एक अन्य सहयोगी एएमएमके के विधायक कामराज ने विजय के पक्ष में ही वोटिंग कर दी। इसके अलावा एनडीए के 24 विधायकों ने भी विजय का समर्थन किया है। इसे एनडीए के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये सभी विधायक एआईएडीएमके के थे। पार्टी चीफ पलानीस्वामी ने ऐलान किया था कि वो विजय सरकार के विश्वास प्रस्ताव का विरोध करेंगे, लेकिन एआईएडीएमके के 47 विधायकों में से सिर्फ 22 ने ही विरोध में वोट डाला है। यानी विजय के विश्वास मत के दौरान एनडीए बुरी तरह से टूट गया। इस बीच विश्वास मत हासिल करने के बाद विजय ने कहा कि हमारी सरकार सेक्युलर तरीके से काम करेगी। हमारी पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी और न ही ये हॉर्स ट्रेडिंग वाली सरकार है, बल्कि एक ऐसी सरकार है जो घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। विजय ने यह भी साफ कह दिया कि पिछली सरकार की योजनाएं जारी रहेंगी। ईरान अमेरिका में सीज फायर के बीच जंग का खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो उस पर भयानक हमला किया जाएगा। अब इस पर ईरान ने करारा पलटवार किया है। ईरान ने कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो परमाणु कार्यक्रम को तेज कर देगा, परमाणु बम बनाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जंग में इसका इस्तेमाल भी करेगा। ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने साफ साफ धमकी दे दी है, अगर ईरान पर दोबारा हमला होता है तो हम अपने यूरेनियम का 90% संवर्धन भी कर सकते हैं। इस पर संसद में समीक्षा की जाएगी। तेहरान की इस धमकी ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से ईरान और अमेरिका अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि जंग फिर से शुरू हो सकती है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं। इस दौरान वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करेंगे। ये यात्रा ही तय करेगी कि अमेरिका और ईरान की जंग किस मोड़ पर जाएगी। हालांकि ट्रंप ने चीन दौरे पर रवाना होने से पहले कहा था कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से ईरान जंग पर लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन अमेरिका को ईरान के मामले में किसी मदद की जरूरत नहीं है। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने भी ईरान पर हमले में अपनी सेना को उतार दिया था।
दावा किया जा रहा है कि तेहरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले लॉन्च किए थे, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई में ये हमले किए। इस खबर के सामने आने के बाद ईरान का रुख आक्रामक बना हुआ है।